हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट इवन इन 10th स्टैंडर्ड, बट इसको आप बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे इन 11th स्टैंडर्ड एंड इवन इफ यू विल गो थ्रू एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम, दैट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ दिस syllabus also. So आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में. So let's have a look. Now before starting this chapter हमें सबसे पहले ये समझना होगा एक कीवर्ड होता है दैट इज सीक्वेंस. जैसा अभी आपकी स्क्रीन में होगा, सीक्वेंस के सामने अगर सीक्वेंस के बारे में मैं बात करूं, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं. इन एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात की जाए तो जस्ट अ मिनट. यस, अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन. अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के बारे में जहां 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, डेफिनेटली योर आंसर विल बी 18, 20, 22 एंड सो ऑन. व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? ओके, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल दैट इज 1, 1, 1, then 1, 1, 1, again 4 times 1, 5 times 1. अगर मैं बात करूं कि what will be the next term, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा 6 times 1, then 7 times 1 and so on. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1, 2, 4, 8, 16, 32, नेक्स्ट क्या होगा? तो आप देखेंगे कि इसमें 2, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, या हम ये कहें 2 से मल्टीप्लाई हो रही है एवरी प्रीवियस टर्म. तो 32 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, इट विल बी 64, देन 128, देन 256, सो ऑन. नाउ जब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल के बारे में दैट इज 1, 4, 9, 16, 25, 36. डोंट यू थिंक इट इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर? ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. 36 मीन्स 6 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर होगा 49, देन 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन. अब अगर हम इन सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ कंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कि इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को, पैटर्न को, मेथड को फॉलो कर रहा है. सो दैट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज नॉन एज ए सीक्वेंस. तो ये हमारा फर्स्ट कीवर्ड है जो हम इस चैप्टर्स के बारे में जानेंगे. तो सीक्वेंस का मतलब ये होगा कि आपका कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे होना चाहिए. अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें 2 ऐड करने पे आ रहा है. ओके, व्हेन वी डिस्कस इन द नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपके पास 1, 1, 1 की फॉर्म आती जा रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. थर्ड एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता जा रहा है. यानी इसके अंदर ये भी कहा जा सकता है कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं. यू कैन टेक ए स्क्वायर रूट, दैट मीन्स ए स्पेसिफिक कैलकुलेशन यू कैन परफॉर्म. ओके, प्रोग्रेशन के बारे में. अब जब हमने सीक्वेंस के बारे में स्टडी किया तो मैंने आपको कहा सीक्वेंस का मतलब होगा अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. और अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें, प्रीवियस एग्जांपल्स की बात करें, तो फर्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो इस एग्जांपल को अगर हम किसी मैथमेटिकल ऑर्डर की फॉर्म में, किसी मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्मूले की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट विल बी एन sequence, sorry, that will be in progression. तो progression is also a part of sequence. प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस का पार्ट होता है, बट उसमें ध्यान ये रखना होता है कि वो सीक्वेंस को किसी फॉर्मूले में बाउंड करता है, फॉर्मूले में डिफाइन करता है, और उस फॉर्मूले में डिफाइन होने के बाद एवरी सीक्वेंस विल बी ए प्रोग्रेशन. जस्ट लाइक एन एग्जांपल, अगर हम बात करें इस एग्जांपल्स की, इसमें आपके सामने जो एग्जांपल है वो है 2, 6, 10, 14. अगर हम ध्यान से देखें इसे तो ये जो आपके पास 2, 6, 10 और 14 है, ये हमेशा 4, 4 के डिफरेंस पे है. ऑब्वियसली अगर मैं इसकी नेक्स्ट टर्म बोलूंगा इट विल बी 18, देन 22, 26,
30 एंड सो ऑन। सो ये नंबर आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न की फॉर्म में है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस तो है। बट अगर इस सीक्वेंस को मैं किसी एक फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, जस्ट लाइक द फॉर्मूला इज 4n-2, अगर मैं 4n-2 की फॉर्म में करता हूं और इसे मैं an की फॉर्म रिप्रेजेंट करता हूं, यहां n की वैल्यू में 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करता हूं। जैसे मान लीजिए कि n इक्वल्स टू 1 है, देन आपके पास क्या होगा, 4 into 1 minus 2, that means obviously we can obtain 2। अगर n में 2 पुट करता हूं तो 4 into 2 8 minus 2 6 होगा। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू में 1, 2, 3 पुट करता जाता हूं, वैसे वैसे ऑब्वियसली मेरे पास ये सारी वैल्यूज आएंगी, दैट मीन्स 6, 2, 6, 10 एंड 14। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरा सीक्वेंस है, मैंने इस सीक्वेंस को एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में डिफाइन कर लिया, मैथमेटिकल फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो व्हेन एनी सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंट एज ए फॉर्म ऑफ mathematical formula, as a form of specific pattern, numerical form, so it must be a progression। so that is the difference between the progression and sequence। अगर हम बात करें इसके पिछले वाले एग्जाम्पल्स के बारे में, तो एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि अगर सीक्वेंस के बारे में, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो मेरा सेकेंड एग्जाम्पल्स है, सेकेंड एग्जाम्पल्स को मैं किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये सीक्वेंस तो है, बट इट वॉन्ट बी ए प्रोग्रेशन। यानी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में स्लाइटली सा डिफरेंट यही होगा कि सीक्वेंस किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले के बियॉन्ड भी जा सकता है, बट जब हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे, इसके लिए कंडीशन है कि इट मस्ट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। इन दैट सिचुएशन every sequence so any sequence can be a progression। now अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूं तो every progression will be a sequence। again I am repeating, every progression will be a sequence, but not every sequence will be a progression। okay, I hope you got it, the difference between sequence and progression। now इस progression में एक टर्म और आती है जो हमारा की पॉइंट है इस चैप्टर का, दैट इज नॉन एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया इस चैप्टर की हेडिंग, और दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यू कैन से एपी। नाउ एपी नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है कि इसके साथ में प्रोग्रेशन जुड़ा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेशन। It is a kind of progression in which every next term can be obtained by adding and subtracting a constant value to the previous one। अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, ये एक एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट टर्म 1, देन 5, 9, 13, 17, 21। अगर हम इसको ध्यान से देखें बेटा, तो आपको लगेगा कि इनमें डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस है 4 का इन एवरी टर्म। दैट मीन्स 5 minus 1 4, 9 minus 5 that is also 4, 13 minus 9 will be 4, 17 minus 13 will be 4, 21 minus 17 will be 4, 25 minus 21 will be 4, 29 minus 25 will be 4, 33 minus 29 will be 4। इसका मतलब क्या है बेटा, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें अगली टर्म जो आ रही है, नेक्स्ट टर्म आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पे आ रही है। ऐड का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 4 है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म आफ्टर 33, तो आपका आंसर होगा 33 + 4 दैट विल बी 37। देन 37 में नेक्स्ट टर्म वैल्यू ऐड करेंगे, इट विल बी 41, देन 45, देन 49 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब एनी प्रोग्रेशन is a sequence, any arithmetic progression which can be obtained, that can be obtained by adding a constant value, adding और subtracting। बेटा यहाँ जो एग्जाम्पल है इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, पर इसमें हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए कांस्टेंट वैल्यू टू द प्रीवियस वन वी कैन नॉन एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ इसी को हम एग्जाम्पल में लेते हैं 100, 90, 80, 70, 60 एंड सो ऑन।
तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंस है 90 और 100 के बीच में -10 है, ये भी -10, ये भी 10 लेस करने पे आ रहा है, ये भी 10 लेस करने पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब मेरे पास 60 होगा तो इसकी नेक्स्ट टर्म 50, देन 40, 30, 20, 10, 0, -10 एंड सो ऑन। तो किसी भी प्रोग्रेशन में अगर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड या लेस करने पर नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, ऐड या लेस, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐड या लेस करने पर कोई नेक्स्ट वैल्यू आती है तो ऐसी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐड और सर तो ऐड और लेस के बारे में कह रहे हैं, व्हाट ऑफ हैपन इफ यू विल मेक ए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? डेफिनेटली वी कैन डू, बट यू विल स्टडी दैट वन इन 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट, दैट इज नॉन एज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके सिलेबस में एपी है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू या तो ऐड करेंगे या फिर हम उसे लेस करेंगे। आई होप यू कैन गेट इट वेरी इजीली। व्हाट इज द मीन ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोग्रेशन, एंड नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर हम कौन कौन से की टर्म्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी की टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और यू कैन से जर्नल फॉर्म ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर हम डिफाइन करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो दैट विल बी ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, नेक्स्ट ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ओके, ये आपके पास ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब हम इसी चीज को इलेबोरेट करते हैं कि ए प्लस डी का क्या मतलब है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपके सामने एग्जांपल लिया था बेटा 159, यहाँ ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की फर्स्ट टर्म कहलाएगी आपकी ए। डी जो है बेटा दैट इज नॉन एज ए कॉमन डिफरेंस, डी विल बी कंसिडर एज ए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होगा बेटा। अब कॉमन डिफरेंस, ये देखिए मैंने यहाँ सब लिख रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, डी इज ए कॉमन डिफरेंस। ओके, अब कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब, जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, ए आपके पास होगा 1, फर्स्ट टर्म है। डी जो होता है, मैंने आपको कहा था एपी के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू या तो हम ऐड करेंगे या फिर हम लेस करेंगे। जब मैं कांस्टेंट टर्म का नाम लेता हूं या कांस्टेंट के बारे में बात करता हूं तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस कैसे आता है बेटा? चाहे आप 5 में से 1 लेस करो तो भी 4 आएगा, 9 में से 5 लेस करो तो भी 4 आएगा, 13 में से आप 9 लेस करो, ऑब्वियसली यू कैन गेट 4, 17 माइनस 13, सेम टर्म यू विल, सेम आंसर यू विल गेट। अगेन 21 माइनस 17 4 आएगा, 25 माइनस, दैट मीन्स जो हमारा डी होता है कॉमन डिफरेंस, इसे हम कहते हैं A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करना, A3 माइनस A2 थर्ड में से सेकेंड को लेस करना। यहाँ फिर मैं इसको लिख सकता हूँ AN माइनस 1, यानी किसी भी टर्म में से उसकी पिछली वाली टर्म को लेस करना। इसी चीज को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि TN माइनस 1, दैट इज डिपेंड्स ऑन द नोटेशन, आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। A2 माइनस A1 भी कह सकते हैं डी को, A3 माइनस A2 भी कह सकते हैं, अगेन AN माइनस 1 भी कह सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन डिनोटेड बाय TN माइनस 1। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को लेस करना है, और दैट इज डिनोटेड बाय डी। नाउ ए आपको समझ में आ गया, डी आपको आ गया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। लिसन, जैसे ए आपके पास इस क्वेश्चन में है 1, डी मैंने अभी आपको कहा चाहे आप 5 माइनस 1 करो चाहे 9 माइनस 5 करो यू विल गेट 4, तो डी आपके पास 4 है। अब मेरा पहला टर्म है ए जो कि 1 है, सेकंड मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है ए प्लस डी, दैट मीन्स ए मेरे पास है 1, डी मेरे पास है 4, तो 1 प्लस 4 दैट मीन्स मेरे पास क्या आएगा 5, और ये मेरी 5 सेकेंड टर्म है। इज दैट क्लियर? अगर मैं 9 की बात करूं तो इट विल बी ए प्लस 2d, ए मेरे पास 1 है बेटा, 2d अगेन मेरे पास 4 है, तो 1 प्लस 8 दैट विल बी 9। देखो मेरा 9 थर्ड टर्म है। जो मेरी फोर्थ टर्म होगी दैट विल बी ए प्लस 3d, अगेन ए मेरे पास 1 है, 3d मेरे पास 4 है, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 दैट विल बी 13, अगेन मेरी फोर्थ टर्म 13 आ गई।
अगर मैं 5 टर्म की बात करूं a प्लस 4d, a मेरे पास 1 है, प्लस 4d अगेन मेरे पास 4 इंटू 4 16 प्लस 1 दैट विल बी 17, इट विल बी माई 5th टर्म। अगर मैं 6th टर्म की बात करूं a प्लस 5d होगा, a प्लस 5d दैट विल बी माई 6th टर्म, तो ये a6 होगा। a अगेन मेरे पास 1 है, 5d मेरे पास 4 है, 20 प्लस 1 21, यू कैन ऑब्टेन दैट 21 विल बी सेम एज इट इज। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई भी AP गिवन है तो वो AP A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP कहा जाता है, पहली चीज। अब अगर मैं इसके बारे में और आपको डिटेल में बात करूं, मैंने आपको कहा 3rd टर्म, आपने कहा a प्लस 2d, मैंने कहा 4th टर्म क्या होगा, यू सेड a प्लस 3d। अगर मैं कहता हूं 10th टर्म, यू कैन से a प्लस 9d। क्या मतलब है कि जो भी टर्म निकालनी है, जैसे मुझे 4th टर्म निकालनी है, a विल बी कांस्टेंट और d उससे कम हो जाएगा, दैट मीन्स अगर 4th टर्म है तो a प्लस 3d, 10th टर्म है तो a तो रहेगा ही बेटा, d आपका 9d हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 100th टर्म तो ये आपका आंसर होगा a प्लस 99d। अगर मैं कहता हूं 1000 टर्म तो योर आंसर विल बी a प्लस 999d। ओके, सो दैट मीन्स यू कैन इजीली फाइंड आउट कि क्या वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द nth टर्म। nth टर्म मतलब एनी रैंडमली कोई भी टर्म, तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, an जो होगा, a तो एज इट इज होगा, जैसा हमने पढ़ाई है कि सब में देखो a और a तो सेम आ ही रहा है, d एक कम हो जाता है, अगर यहाँ 3 है तो 2 आ रहा है बेटा, 4 है तो 3 होगा, 10 है तो 9 होगा, 100 है तो 99, तो अब जब यहाँ n है बेटा तो n माइनस 1 इंटू डी होगा, तो इसका मतलब an आपके पास होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी द स्पेसिफिक फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। अब ये nth टर्म का मतलब रैंडमली कोई भी टर्म हो सकती है, जैसे इसी क्वेश्चंस को हम अगर इलेबरेट करें, इसी क्वेश्चंस को हम डेप्थ में लें, यहाँ पे आपके सामने ये AP में है, इजीली हम कह सकते हैं। मैं कहता हूँ इसकी 50th टर्म कैलकुलेट करो कि इसकी 50th टर्म क्या होगी और इसकी 12th टर्म क्या होगी। ओके, तो हम पहले 12th टर्म के बारे में बात करें तो 12th टर्म होगा a प्लस 11d, अभी हमने पढ़ा, इसको डेरिवेट किया। a आपके पास क्वेश्चन में 1 है, 11d आपके पास क्वेश्चन में 4 था, जैसा हमें पता है कॉमन डिफरेंस 4 है, सो 1 प्लस 44 दैट विल बी 45। अब अगर हम इसे जस्टिफाई करें तो दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, तो 37 में 4 ऐड करेंगे 34 और 4 ऐड करेंगे 41, 37 में 4 ऐड करेंगे 41, दैट विल बी 11th टर्म एंड अगेन 12th टर्म विल बी 45। तो दैट मीन्स an का मतलब होता है अगर आपके पास कोई AP गिवन है तो उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर, रैंडमली कोई भी नंबर की टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ an। इसी तरीके से अगर मुझे a 50 चाहिए तो ये होगी a प्लस 49d, a अगेन मेरे पास 1 है, प्लस 49d मेरे पास 4 है, 1 प्लस 196 दैट मीन्स 197। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है an का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ अब हम बात करें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अब आपके पास क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। 10th टर्म, तो सबसे पहले ये जस्टिफाई करना होगा कि ये AP में है या नहीं। a इक्वल्स टू आपके पास 2 है, d की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी an माइनस 1, इसको हम a2 माइनस a1 भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दैट विल बी 7 माइनस 2, इट विल बी 5। a आ गया बेटा हमारे पास, d आ गया, हमें 10th टर्म निकालनी है। अब इस 10th टर्म को हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला लेके कि a10 हमारे पास हमने पढ़ा है दैट विल बी a प्लस 9d होता है, हमने प्रीवियस स्लाइड में इसको डिस्कस किया था। a प्लस 9d, a आपके पास 2 है, 9, d आपके पास 5 है, दैट मीन्स 2 प्लस 45 इट विल बी 47। इज दैट क्लियर? ये आपके पास 47 इस AP का 10th टर्म होगा। दूसरा मेथड यूजिंग फॉर्मूला an इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ए की बात करें, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए पी दैट इज 2, एन जो आपको निकालना है बेटा 10 निकालना है तो एन 10 होगा, ओके, माइनस 1 और डी आपके पास 5 है, सो दैट विल बी 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। अगेन आप देखेंगे तो सेम स्टेटमेंट आ रहा है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम आएगा, दैट मीन्स 2 प्लस 45 इट विल बी 47। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप सीधा स्पेसिफिक मेथड पे जाते हो, 10th टर्म को a प्लस 9d की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, या 10th टर्म को a प्लस n माइनस वन इंटू डी से रिप्रेजेंट करते हो। बोथ इन बोथ द मेथड यू विल गेट द सेम आंसर। ये जो एग्जाम्पल है बेटा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और आपको समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा लेवल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम इस पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एपी के फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर nth टर्म के बारे में बढ़ेंगे, बट वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये कहता है विच टर्म, ये कहता है विच टर्म आपके पास है, विच टर्म, इसका मतलब ये होता है बेटा अगर विच टर्म के बारे में कहा जाए, हमेशा आपको ध्यान रखना है आपको n कैलकुलेट करना है। एक उससे भी पहले एक चीज मैं बता दूं बेटा आपको, एक तो an और n, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि an और n में क्या डिफरेंस है। हम पहले डिस्कस कर लें। an जो होता है बेटा ये होता है एक वैल्यू, और ये जो वैल्यू होगी ये किसी न किसी पोजीशन पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे वो होगी। और n का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। तो n ऑलवेज भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, दैट मीन्स n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3, क्योंकि पोजीशन की बात करते हैं तो इट वॉन्ट बी अ डेसिमल फॉर्म। n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा और an उस पॉजिटिव इंटीजर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। जैसे मैं आपको कहता हूं A10 मेरे पास 50 है, तो इस A10 का मतलब यह है बेटा कि 10th पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज 50। कोई एपी है, इसकी 10th पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज 50। तो ये डिफरेंस होता है an हमेशा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और n हमेशा पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना, अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी। विच टर्म का मतलब है बेटा आपसे n पूछा गया है, कौन से नंबर की टर्म है। अब a आपके पास क्वेश्चन में जैसे ही दे रखा है 21 है, d की हम बात करते हैं तो 18 माइनस 21 या a2 माइनस a1 दैट विल बी -3। ये क्वेश्चन ये कहता है कौन सी टर्म AP की -81 है, यानी -81 इज अ वैल्यू, सो इट इज एन an, इट इज an आपके पास -81 है, दैट इज गिवन। आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बेटा, आपके पास an गिवन है, a गिवन है और d गिवन है। ओके, और आपको निकालना है कि ये जो -81 है ये कौन सी पोजीशन पे आता है, कौन से नंबर की टर्म है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब भी विच टर्म के बारे में बात करते हैं दैट मीन्स हमें n कैलकुलेट करना है, और an आपके पास -81 गिवन है। तो -81 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। -81 a आपके पास क्वेश्चन में 21 है, n आपको फाइंड आउट करना है, d इज ऑल्सो -3। नाउ ये जो प्लस के 21 है बेटा -81 -21 हो जाएगा, n माइनस वन इंटू -3 होगा, ये आपके पास -1 -1 -2 102 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई है बेटा -3, यहाँ आके डिवाइड में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12, that will be n minus 1, so n will be 34 और ये माइनस का 1 यहाँ के प्लस होगा, that will be 35। यानी आपके पास इस AP के अंदर 35th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी that will be -81। अब अगर हम इसको TCA की बात करें, that means टू चेक आंसर की बात करें, अगर मैं आपको कहूँ कि ये वेरीफाई करो टू चेक आंसर की ये करेक्ट है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे। उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास 35 वैल्यू जो 35th पोजीशन पे -81 आना चाहिए, तो 35th पोजीशन की वैल्यू a प्लस 34d होगी। a आपके पास क्वेश्चन में 21 है प्लस 34d आपके पास -3 है बेटा। अब 21 -3 4 जा 12 102 में से अगर 21 जाएगा इट विल बी -81, यानी हमारा आंसर
जो n इक्वल्स टू 35 है दैट इज करेक्ट। पहली चीज तो ये है कि n इक्वल्स टू 35 यानी ये जो AP है इसकी 35th पोजीशन पे -81 होगा। वी हैव प्रूव दैट वन और वी हैव कैलकुलेटेड दैट। अब ये कह रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस AP में जीरो आ सकता है? अब सोचने वाली बात है कि इस AP में जीरो आ सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, हम कहते हैं कि हाँ, हमें ये मान के चलना है कि AP में जीरो आ सकता है। वो कौन सी पोजीशन पे आएगा मुझे ये नहीं पता, बट मैं मानता हूं कि लेट an टर्म ऑफ AP इज जीरो। मैंने ये माना बेटा कि nth टर्म जो है वो इसकी AP की जो वो है जीरो है। तो अब हम बात करते हैं इसी को आगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। मैं ये निकाल लेता हूँ कि कौन सी पोजीशन पे जीरो आता है। a 21 है, n माइनस वन, डी मेरे पास अगेन -3 है, जीरो। तो n माइनस वन इंटू -3 तो है ही बेटा ये, और ये प्लस का 21 माइनस का 21 हो जाएगा। n माइनस वन -21 है, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा बेटा, दैट मीन्स 7 एंड n इक्वल्स टू 7 प्लस 1 विल बी 8। तो कहने का मतलब है n इक्वल्स टू मेरे पास 8 आया है। अब आपसे पूछा गया है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस AP की कोई टर्म जीरो आ सकती है? तो मैंने कहा हाँ, मान लो n टर्म जीरो आती है, तो an टर्म जीरो है तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा? ये 8th पोजीशन पे होगा। ये मेरे पास आ रहा है यस, 8th टर्म ऑफ गिवन AP विल बी जीरो। पहले तो ये आंसर होगा यस के बाद। अब अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहें 8th टर्म में a प्लस 7d लिख सकता हूं। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। 21, 7 मेरे पास एज इट इज, d मेरे पास -3 है, तो 21 माइनस 21 विल बी जीरो। दैट मीन्स जो मैंने कहा था कि मेरे पास 8th टर्म इसकी जीरो होगी, मैंने इसे जस्टिफाई भी कर दिया कि यस 8th टर्म ऑफ दिस गिवन AP विल बी जीरो। सो इन दैट सिचुएशन ये जो मेरा आंसर होगा वो होगा यस 8th टर्म ऑफ गिवन AP विल बी जीरो। बट क्या होगा अगर यहाँ पे n मेरे पास इंटीजर फॉर्म में नहीं आया? जैसे मान लो बेटा इस क्वेश्चन में n इक्वल्स टू मेरे पास आता 23/7, 23/7 दैट मीन्स इट्स नॉट ए इंटीजर पार्ट। अगर ऐसी सिचुएशन में होता या डेसिमल में आता या फ्रैक्शन में फॉर्म आता जो नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच अदर हो, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा आंसर होता नो, दिस पर्टिकुलर टर्म या दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ दिस गिवन AP इट इज नॉट, या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है इट वॉन्ट बी जीरो। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, एंड अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आता है तब तो जीरो इस AP का टर्म है। यहाँ n की वैल्यू अगर 23/7 आ जाए या 16/3 आ जाए, 5.3 आ जाए, 3.7 आ जाए, यानी डेसिमल में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए इनकम्प्लीट वाले, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जीरो उस AP के अंदर नहीं आ सकता या जीरो उस AP की कोई सी भी टर्म नहीं है। बट यहाँ पे मेरे पास n इक्वल्स टू 8 आया है बेटा, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका सीधा सा मतलब है कि जीरो कैन बी एनी टर्म ऑफ दिस गिवन। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की जो काफी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको कहा गया है डिटरमाइन द AP, अभी तक आपसे AP पूछा नहीं है, अब ये कह रहा है कि AP फाइंड करो जिसकी थर्ड टर्म तो 5 है, यानी A3 आपके पास 5 है, और हमें पता है A3 को वी कैन राइट A प्लस 2D और दैट विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड ये कह रहा है कि 7th टर्म 9 है, तो 7th को हम A7 इक्वल्स टू 9, ये भी गिवन है। आपको क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कोई AP है, इसकी थर्ड टर्म तो 5 है और इसकी 7th टर्म 9 है, दैट मीन्स थर्ड टर्म का मतलब A3 इक्वल्स टू 5 है और 7th टर्म का मतलब A7 इक्वल्स टू 9 है। अब A7 का मतलब हमें पता है, वी कैन राइट इज A प्लस 6D इक्वल्स टू 9, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। ना एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, जब भी AP के अंदर दो इक्वेशंस आती हैं हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा कि दोनों में देखो A कांस्टेंट ही है, यानी अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके करें फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2 थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें पता है a प्लस 6d इक्वल्स टू 9 है बेटा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 है। अगर हम इन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आपका कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी, 6 में से 2 जाएंगे, दैट मीन्स 4d, 9 माइनस 5 अगेन 4, d इक्वल्स टू 4/4 विल बी 1। नाउ फ्रॉम, अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, आप किसी भी में भी पुट करो, चाहे 1 इक्वेशन में करो चाहे 2 में, a प्लस 2d, 2d आपके पास 1 है बेटा इक्वल्स टू 5, सो a विल बी 5 माइनस 2 दैट विल बी 3। अब a और d ये दोनों मेरे पास आ गया बेटा, मुझे कैलकुलेट करना है AP। व्हाट शुड आई कैलकुलेट? AP। और आपको पता है AP में जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं a, ये हमारे पास 3 है। सेकेंड टर्म अगर मैं बात करूं दैट विल बी a प्लस d, a 3 है, d आपके पास 1 है, 3 प्लस 1 4। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a आपके पास 3 है, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 3 प्लस 2 5। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a आपके पास 3 है प्लस 3 इंटू d 1 है बेटा, दैट मीन्स 3 प्लस 3 दैट विल बी 6। सो AP आपके पास होगी 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो देखो ये खुद कह रहा है कि इसकी थर्ड टर्म 5 है, ये देखो मेरे पास थर्ड टर्म 5 आ रही है। इज दैट क्लियर? और ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे 7 टर्म तो वो 9 आएगी। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन से जो चीज निकल के आई है कि जब भी AP की 2 इक्वेशन आती है तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि A डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। उस D की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ A। जैसे ही A और D आता है हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बेटा और AP को ऑब्टेन करेंगे A कॉमा a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन करके। ओके, ये चेक करना है कि 301 इज एनी टर्म ऑफ गिवन AP। तो AP आपके पास गिवन है बेटा 5 11 17 23 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म विल बी 5। If we can calculate D, it will be 11 minus 5, that will be 6। A आ गया बेटा आपके पास, D आपके पास आ गया। अब आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जस्टिफाई करना है कि इस AP में 301 कोई टर्म है या नहीं, यानी कोई वैल्यू 301 होती है कि नहीं है, और होती भी है तो किस पोजीशन पे होती है। तो मैंने कहा लेट AN इज 301, यानी AN जो है nth पोजीशन पे कोई वैल्यू 301 है। इसको हम फॉर्मूले से डेरिवेट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 301। a आपके पास 5 है, n मुझे नहीं पता कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा है बेटा, बट मैंने कहा n पे आ रहा है, d मेरे पास 6 है, 301 तो ये n माइनस 1 इंटू 6 तो एज इट इज 301 में से 5 जाएगा बेटा, 301 माइनस 5 दैट विल बी 296। ओके, ये 296 आ जाएगा। देन n माइनस 1 इक्वल्स टू 296 अपॉन 6, 6 4 जा 24। ओके, सो दैट विल बी 24। रिमाइंडर आपके पास बचेगा 5 56, 56 में 9 टाइम्स 6 9 जा 54, रिमाइंडर 2/6 दैट मीन्स 49 इज टू 1/3। और यू कैन से दैट दिस वैल्यू, और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व भी करते हैं बेटा, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ तक इसको स्टॉप करके हम n इक्वल्स टू निकालना चाहें तो इसको यूं सोचें 296 प्लस अपॉन 6 प्लस 1 होगा, एलसीएम 6 करेंगे, 296 प्लस 6 होगा दैट मीन्स 302 अपॉन 6, ये आपके पास आएगा 50:2/6, यानी 50:2/6 का मतलब 50:1/3 होगा। अब ये जो 50:1/3 है बेटा, ये नॉट एन इंटीजर वैल्यू, मैंने इसको पहले भी आपको डिस्क्राइब किया था कि जब भी हमारे पास n निकालना होगा हमें, तो ये मान के चलना होगा कि n जो होता है दैट इज नंबर ऑफ पोजीशन।
और नंबर ऑफ पोजीशन ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी वो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव का मतलब, और इंटीजर का मतलब वो कंप्लीट नंबर में होगा, उसमें डेसिमल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब ये जो नंबर है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, इट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, सो n इज नॉट ए इंटीजर, यहां इंटीजर नहीं है, सो 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी जिससे पहले हमने क्वेश्चन किया था बेटा उसका आंसर आपको 7 आ रहा था या 8 आ रहा था, वॉट एवर 7 या 8 जो भी था वो आपका पॉजिटिव इंटीजर था, तो वो आपका आंसर यस में था। बट यहां आपका आंसर नो में होगा, क्योंकि यहां जो n की वैल्यू आ रही है ये डेसिमल में आएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, पॉइंट आएगा, जिस भी फॉर्म में आपको समझना हो समझ लें, बट वो कंप्लीट नंबर नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 301 इस एपी के अंदर कभी भी नहीं आएगा। 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, और ये कहता है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो सबसे पहले बात करें कि 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से स्टार्ट्स होते हैं। टू डिजिट्स नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 10 से 99 तक, ओके 10 से स्टार्ट होके 99 तक आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें 3 का डिवाइड जाता है। तो देखो 10 के बाद जो पहला नंबर 3 से डिविजिबल होता है वो होता है 12, देन 15, देन 18, देन 21, और लास्ट का नंबर होता है 99 जिसमें 3 का डिवाइड जाता है। तो ये आपकी एपी है। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, यानी अगेन आपको n कैलकुलेट करना है। तो a आपके पास है बेटा 12, d आपके पास है 15 माइनस 12 दैट मीन्स 3, n आपको कैलकुलेट करना है, और लास्ट टर्म यानी an आपके पास है 99, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास 99 होगी, ये कंफर्म है। ठीक है बेटा, क्योंकि 99 में 3 का डिवाइड जाता है। ओके, अब हम क्या करें, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 99। a आपके पास बेटा क्वेश्चन में 12 दे ही रखा है, n मुझे कैलकुलेट करना है, d भी ऑब्वियसली मेरे पास 3 है 99, सो n माइनस 1 इंटू 3 दैट विल बी 99 माइनस 12। अब 99 में से बेटा 12 जाएंगे दैट विल बी 7, 9 में से बन गया 87। ओके, सो n माइनस 1, ये 3 मल्टीप्लाई में बेटा यहाँ डिवाइड में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, सो n विल बी 29 प्लस 1 दैट विल बी 30। सो ऐसे 30 वैल्यूज हैं जिनके अंदर हमारे पास 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। ऐसे 30 नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्वेश्चंस आपके अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे भी आता है, नंबर्स पैटर्न के अंदर भी आता है। उसमें आपको एपी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, देखो हम बात करें 99, इसमें हम 3 का डिवाइड दें तो आपके पास 33 नंबर्स आते हैं। 33 नंबर्स का मतलब 1 to 99 आपके पास 33 नंबर्स हैं, बट 1 to 99 में तो बेटा 3 भी आ गया, 6 भी आ गया और 9 भी आ गया, मतलब ये तो सिंगल डिजिट के नंबर हैं। तो ये 3 नंबर्स इसमें से हम लेस कर लेंगे तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास आ जाएंगे 30, और दैट विल बी द सेम एज ए 30। दैट मीन्स अगर आपको एपी का बेसिक आइडिया भी नहीं हो, 9th के स्टूडेंट्स के सामने ये क्वेश्चन आ जाए एंड ही इज नॉट अवेयर अबाउट द एपी नेम एंड एपी टॉपिक, तो भी वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है कि 99 के अंदर आपने 3 का डिवाइड दिया बेटा, ये 33 बार जाता है, इसका मतलब 1 से लेके 99 तक 33 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे 1 से लेके हैं नंबर वो 99 तक, हमें तो 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो 2 डिजिट का मतलब है 12 से पहले ऐसे कितने नंबर है जिनमें
3 का डिवाइड जाता है जो सिंगल डिजिट के हैं, तो दैट विल बी 3, 6 एंड 9. सो 3, 6, 9 विल बी द 3 डिजिट. तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 नंबर्स हैं ये, तो 33 में से 3 लेस कर देंगे, इट विल बी 30 नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 3 एंड इट मस्ट बी अ 2 डिजिट नंबर. अब हम बात करते हैं बेटा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में. ये कहता है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी दिस वन. तो सबसे पहले थर्ड टर्म आपके पास है बेटा 4, क्वेश्चन में ये गिवन है बेटा, एंड 9th टर्म आपके पास -8 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है. मैं इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम आपको कहा, ये एक्चुअली नया क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन का मिक्सअप है. हमने इन दोनों क्वेश्चंस को पिछले एग्जांपल्स में अलग अलग पढ़ा था. अब उसमें अगर आपको याद होगा तो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें हम थर्ड टर्म को a+2d कहते थे. a+2d = 4, दैट विल बी इक्वेशन 1. और 9th टर्म है तो a+8d = -8, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो हमें पता है कि जब भी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है तो हम क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम 1 and 2 को लेंगे. a+8d -8, a+2d = 4 और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो उससे हमारे पास d की वैल्यू 6d, -8 -4 -12, d विल बी -12/6, इट विल बी -2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रखेंगे, a+2d आपके पास -2 है = 4, तो a -4 = 4, a = 4 + 4, इट विल बी 8. जैसे ही a और d की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है, पिछली बार इफ यू रिमेंबर सेम क्वेश्चन था, आपके पास a और d की वैल्यू के बाद आपसे पूछा गया फाइंड द AP, तो आपने एक बार a+d, a+2d, a+3d में वैल्यू पुट करके AP ऑपरेट किया था. यहाँ ऐसा नहीं पूछा गया है, यहाँ ये कह रहा है a और d निकाल दिया, दैट्स वेरी गुड. अब आगे कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. याद है ये पहला पिछले क्वेश्चन में भी किया था. उस क्वेश्चन में आपके पास AP सिंपल दे रखी थी और आपसे पूछा गया था, यानी AP गिवन थी. यहाँ AP गिवन नहीं है, बट A और D की वैल्यू गिवन है. A आपके पास है 8 और D आपके पास है -2. A 8 है बेटा, D आपके पास -2 है, यानी A 8, D आपने -2 कैलकुलेट कर दिया. तो सबसे पहले AP निकालें हम. फर्स्ट टर्म that will be a 8, second term a+d, that means 8 plus -2, 8 -2, it will be 6. third term a+2d, a आपके पास 8 है प्लस 2, d आपके पास -2 है, 8 - 4 4. फोर्थ टर्म a+3d, a 8 है प्लस 3 इंटू -2, दैट मीन्स 8 - 6, दैट विल बी 2. अब आपसे ये कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी. हमने ऐसे पहले भी क्वेश्चन किए हैं. तो अब आपके पास जो AP आ गया है वो AP है 8, 6, 4, 2 और ध्यान से देखें तो 0. तो वैसे भी ऑरली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म आपके पास 0 आ रहा है. बट अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिखेंगे लेट an टर्म विल बी 0. याद है हमने पहले भी ऐसा किया हुआ है क्वेश्चन बेटा. an टर्म विल बी 0, सो a प्लस n -1 इंटू d = 0. a आपके पास 8 है बेटा, n हमें कैलकुलेट करना है, d हमारे पास -2 = 0. ये प्लस का 8 बेटा उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा. ओके, और -8 आपके पास n -1 -8 डिवाइड बाय -2 होगा, दैट विल बी 4. सॉरी, माइनस कैंसिल एंड n विल बी 4 + 1, दैट विल बी 5. ऑरल भी हमारा 5th पोजीशन आ रहा था, वैसे भी हमारे पास 5th पोजीशन है. यानी इस क्वेश्चन के अंदर उसने AP की 2 इक्वेशंस भी दे दी, उनको सॉल्व करके हमने A और D कैलकुलेट किया. A और D कैलकुलेट करने के बाद हमने AP जनरेट करी. AP जनरेट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी टर्म 0 होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है. तो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर विल बी 5, कि हमारी 5th टर्म ऑफ दिस गिवन AP विल बी 0. तो यानी ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके क्वेश्चंस बनाया गया, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है. ओके, NCERT का क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखना है. 2 AP
हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। आपके पास दो एपी है, उन दोनों एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है। व्हाट्स द मीन ऑफ दैट कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी वैल्यू ऑफ डी विल बी सेम। तो हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट एपी की। फर्स्ट एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ओके, नाउ सेकेंड एपी की बात करते हैं। सेकेंड एपी में ध्यान ये रखना है बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम है यानी डी सेम है। तो मैंने ए तो कैपिटल ले लिया बेटा, बट डी मैंने जानबूझ करके सेम ही रखा क्योंकि वो सेम है। फर्स्ट टर्म में भी डिफर, इसलिए एक को स्मॉल डी और एक को स्मॉल ए और एक को कैपिटल ए का नेम दिया। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड एपी है। अब वो ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म। 100 टर्म का मतलब फर्स्ट वाले का A100, सेकंड का भी A100, इनका डिफरेंस आपके पास 100 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, बहुत ध्यान से सुनना। उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म। तो 100 टर्म का मतलब है बेटा जो फर्स्ट वाली एपी है इसकी 100 टर्म और जो सेकंड एपी है उसकी 100 टर्म, इनका डिफरेंस 100 है। तो मैंने लिखा A100 माइनस कैपिटल A100 इक्वल्स टू 100। अब ये A100 तो आपको पता है बेटा A प्लस 99D होता है। यहाँ भी आपके पास कैपिटल A प्लस 99D होगा, हमें अच्छे से पता है बेटा D दोनों जगह सेम है। तो A प्लस 99D माइनस A एंड माइनस 99, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इट शुड बी माइनस 99 से 99 कैंसिल। A माइनस कैपिटल A विल बी 100, दैट विल बी इक्वेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर? ये हमने अभी तक बेटा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे वैल्यू जनरेट करी, उससे हमने वैल्यू कैलकुलेट की, या यूं कहा जाए कि उससे हमने इक्वेशन ऑब्टेन की कि A माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू 100, यानी इन दोनों एपी के फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस भी 100 होगा। ओके, उसने तो आपको कहा था कि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 होगा। मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि दोनों के फर्स्ट वैल्यू जो है इनका डिफरेंस भी 100 होगा। अब ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? नाउ डिफरेंस ऑफ इट्स 1000 टर्म्स। इनकी 1000 टर्म का मतलब ये है बेटा कि A1000 माइनस कैपिटल A1000। ओके, सो ये होगा A प्लस 99D माइनस कैपिटल A प्लस 99D। ओके बेटा, तो ये आपके पास A प्लस 999 एंड कैपिटल A माइनस 999D, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अगेन आपके पास स्मॉल a माइनस ए होगा और इसकी वैल्यू देखो ऑलरेडी हमारे पास 100 है, तो इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी हमारे पास आंसर क्या होगा? 100 होगा। सो मीन ऑफ दैट इनकी फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस हमने 100 किया। 100 टर्म का डिफरेंस क्वेश्चन खुद 100 बता रहा है और 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे न्यू टाइप में ये पूछा जाएगा इनका 500 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, वो भी 100 होगा। इनकी 10,000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, वो भी 100 होगा। यानी हर टर्म का, दोनों की टर्म का डिफरेंस हमेशा 100 आएगा। दैट इज बी यूनिवर्सल यू कैन ऑब्टेन, बिकॉज आपको गिवन है कि इनकी 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा। हमने निकाला 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 आ रहा है, 500 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 आएगा। तो एवरी टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट एंड दैट विल बी 100। तो मैं वापस एक छोटा फ्लैशबैक देना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, सीक्वेंस के बाद हम प्रोग्रेशन पे आए, प्रोग्रेशन के बाद हमने एपी के बारे में पढ़ा, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, एएन की वैल्यू पढ़ी, एएन की वैल्यू के बाद हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया जो आपकी 5.1 और 5.2 को कवर करते हैं। अब आपके बाद इसका सेकंड पार्ट होगा सम ऑफ एन टर्म्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन मेंशन इन कमेंट्स ऑल्सो। आपको कोई भी डाउट लगता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, गुड डे।